तो अब हम लोग फिजिक्स का 15वां चैप्टर स्थिर विद्युत शुरू करने जा रहे हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है, और आवेश के कारण जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को, धनात्मक आवेश और ऋण आवेश को नाम दिया था। सबसे पहले आवेशों का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो पूछेगा आवेशों का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। समान प्रकार के आवेश परस्पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब समान प्रकृति के जो आवेश होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? हटाते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और जबकि असमान प्रकृति के आवेश जो होते हैं वे क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वही बात चुंबक में भी होता है। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव जो रहता है, नॉर्थ पोल में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और साउथ पोल में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जब एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल है, क्या होगा? आकर्षण होगा। वस्तुओं का आवेश इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। तो वस्तुओं में आवेश की उत्पत्ति किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के फलस्वरूप किसका उत्पत्ति होता है? आवेश का उत्पत्ति। मुख्य रूप से धातुओं में भी। और विद्युत उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण। क्या है? इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है तो उनमें से एक वस्तु के परमाणु की बाहरी कक्षा से भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तुओं के परमाणु कक्षा में चले जाते हैं। मतलब जब आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार क्या करता है? जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ी जाता है तो उस वस्तु के जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है एक वस्तु के, निकल कर दूसरे वस्तु में चली जाती है, मतलब हस्तांतरित हो जाती है। इससे पहली वस्तुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, और दूसरे वस्तुओं के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहली वस्तु को धनावेशित और दूसरी वस्तु को ऋणावेशित कहा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला वस्तु होता है उसको क्या कहते हैं? धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? ऋणावेशित। वैसे भी जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, जो धनवान होता है, वही पैसा दूसरे को देता है, तो वो क्या होता है? धनावेशित। और जो उस पैसा लेता है ऋणी कहा जाता है, तो ऋणी कहा जाता है, उससे क्या बोलेंगे? ऋणावेशित। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तु इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा जाए तो विद्युत उत्पन्न की जाए, रगड़ कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो उसमें कौन सा धनावेशित होगा और कौन सा ऋणावेशित होगा, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो रों जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच पर क्या होता है? धनावेश, और कागज पर क्या होता है? ऋणावेशित होता है। वैसे रों और कांच मतलब कि बाल हुआ, रों मतलब बाल हुआ, बाल और कांच को रगड़ा जाता है तो रों क्या होता है? ऋणावेशित। कांच क्या होता है? धनावेशित हो जाता है। मतलब संपर्क में लाने पर, रगड़ने पर होता है। जैसे रेशम और मानव शरीर को जब रगड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? रेशम क्या होगा? धनावेशित, मानव शरीर क्या होगा? ऋणावेशित होगा। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। और एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश रहता है? 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम आवेश रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश रहता है? 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6.25 गुना 10⁻18 में हम संख्या से भाग देते हैं तो निकल आता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थिर आवेश की मात्रा को उस आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी भी चालक का जो इकाई क्षेत्रफल होता है और उस क्षेत्रफल में जितना आवेश का मात्रा है उसे ही क्या कहते हैं? उस आवेश चालक का आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मतलब चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार और चालक के समीप स्थित अन्य चालक
यह विद्युत रोधी पदार्थों पर भी निर्भर करता है। मतलब चालक का जो पृष्ठ घनत्व होता है वह चालक के आकार पर निर्भर करता है। चालक के समीप जो वस्तु स्थित होता है उसके भी, चालक के आसपास जो वस्तु होता है उस पर भी निर्भर करता है। और अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है। तो पृष्ठ घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है, चालक के नुकीले भाग पर सबसे अधिक पृष्ठ घनत्व होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। मतलब चालक का जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसका पृष्ठ घनत्व उतना कम होगा, जितना पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा उसका पृष्ठ घनत्व उतना अधिक होगा। तो नुकीले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होने के कारण वहाँ क्या होता है, आवेश अधिक होता है। चालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा सरलता से प्रभावित उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रभावित नहीं करते उसे कुचालक कहते हैं। और जिस पदार्थों से होकर हल्की मात्रा में विद्युत धारा प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। उसके बाद तांबा और उसके बाद एल्युमिनियम। तो सबसे पूछे चालकों को क्रम अवरोही क्रम में सजाइए, चालकों को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही का मतलब घटते क्रम। सबसे अच्छा चालक चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्युमिनियम। और चांदी क्या है, सबसे अच्छा परावर्तक भी है। चांदी क्या है, सबसे अच्छा परावर्तक भी है। सबसे अच्छा चालक होने के साथ साथ अच्छा परावर्तक भी है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। और आवेशों का नामकरण भी किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अचालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं करती उसे अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, ये सब क्या है, कुचालक है। कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, आवेश के नियम से संबंधित है। तो कूलॉम ने किसका नियम देता, आवेश का नियम देता। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर क्या होता है, Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 F बराबर क्या होता है, Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर होता है। दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण विद्युत आकर्षण बल का मान क्या होगा, घटेगा। और दूरी घटेगा तो आकर्षण बल का मान क्या बढ़ेगा। इसी प्रकार है गुरुत्वाकर्षण का नियम भी। गुरुत्वाकर्षण वहाँ सिर्फ क्या रहता है, M आ जाता है, धर्मोन आता है। M1 गुना M2 बटे R स्क्वायर। F बराबर क्या होता है, G इंटू बड़ी G इंटू M1 गुना M2 बटे R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहाँ उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। मतलब किसी आवेश या आवेशित चालक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ विद्युतीय बलों का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ये सिद्धांत यह है कि यह क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ होना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित इकाई धनावेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर स्थित इकाई धनावेश पर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। और या न्यूटन प्रति कूलम होता है, या न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है। खोखले चालक के विद्युतीय क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। कोई भी बहुत बार एग्जाम में आया है इस क्वेश्चन, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य। और किसी भी चालक का जो चालक मतलब आवेश सबसे अधिकतम कहाँ अनुभव होता है, नुकीले भाग पर। कहाँ अनुभव होता है, नुकीले भाग पर।
यदि चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही जमा हो जाते हैं। अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। तो खोखला गोला किसका कार्य करता है? विद्युत परिरक्षक का कार्य होता है, क्योंकि बीच में क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर व्यक्ति क्या होता है? सुरक्षित रह जाते हैं। त्वरित से प्राप्त विद्युत आवेश कार के बाहरी सतह पर ही जमा हो जाता है। क्या होता है? जमा होता है। यदि हम लोग कहीं कार से वर्षा में जा रहे हैं और एकाएक त्वरित होने लगे, मतलब बिजली चमकने गिरने लगे, तो उसका जो आवेश का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ होगा? तार के बाहरी पृष्ठ पर, कार के बाहरी पृष्ठों पर अधिक होगा, जबकि कार के अंदर नहीं होता है। यही कारण है कि चालक उसके अंदर क्या होता है? सुरक्षित रह जाता है। अब है विद्युत विभव। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। किए गए कार्य एवं आवेश के मौन के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। मतलब इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मौन के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। मतलब इकाई धनावेश को यदि हम कहीं से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में यदि अनंत से कहीं से भी, मतलब अनंत से विद्युत क्षेत्र में यदि लाते हैं तो उस दौरान जो कार्य किया जाता है और आवेश के अनुपात, किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है या वोल्ट होता है, या वोल्ट भी होता है। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश। तो विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? या तो वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है, या जूल प्रति कूलम होता है। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। जूल प्रति कूलम कहते हैं, क्या न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर होता है। एक अदिश राशि एक कूलम धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु का विभव क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। मतलब इकाई कूलम धनावेश को, यदि इकाई कूलम धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र अनंत से, इकाई कूलम धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब क्या होता है? विभव क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल प्रति 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल प्रति 1 कूलम। किसी खोखले चालक के भीतरी भाग का विभव। जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो वह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? चला जाता है। भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता, लेकिन चालक के खोखले भाग का विभव शून्य नहीं होता है। लेकिन चालक के खोखले भाग का विभव क्या होता है? शून्य नहीं होता है। मतलब शून्य रहता है, विभव शून्य। यदि किसी खोखले चालक पर जब आवेश दिया जाता है तो उसके अंदर में तो आवेश क्या होता है? शून्य होता है। सारा आवेश कहाँ चला जाता है? बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता। वास्तव में इस भाग के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है और चालक के विभव के बराबर होता है। तो क्या, तो वास्तव में प्रत्येक बिंदु क्या होता है? विभव समान होता है और चालक के विभव के बराबर होता है। विभवांतर। 1 कूलम धनात्मक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच के क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। देखो, विद्युत विभव और विभवांतर में दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन परिभाषा थोड़ा अलग है। परिभाषा विद्युत विभव का परिभाषा क्या था? इकाई धनावेश को अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते थे? विद्युत विभव कहते थे। जबकि विभवांतर का परिभाषा क्या है? विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु से, विद्युतीय क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु में तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदुओं के बीच को भी क्या, उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। मतलब इकाई धनावेश को ही विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। और इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो विभवांतर भी क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत विभव भी एक अदिश राशि था और विभवांतर भी क्या है? एक अदिश राशि है। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटे आवेश। किया गया कार्य बटे, और यानी V बराबर क्या होता है? W बटे Q। V बराबर W बटे Q, इसलिए W बराबर क्या होगा? V गुना Q।
W बराबर क्या होगा V गुना Q। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता किसी चालक की धारिता को दिए गए आवेश तथा उनके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। मतलब किसी चालक की धारिता और चालक में दिए गए आवेश, किसी चालक की धारिता में किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तो उसके कारण चालक के विभव में जो परिवर्तन होगा, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारिता का क्या करेंगे? विद्युत धारिता कहेंगे। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है? फैराडे होता है। विद्युत धारिता का विद्युत धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है? फैराड होता है। और किसी चालक की धारिता निम्न बातों पर भी निर्भर करता है। किसी चालक की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करता है: चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, चालक के पृष्ठ क्षेत्र पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर एवं आसपास के अन्य चालकों की उपस्थिति पर। तो विद्युत धारिता 3 बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर निर्भर करता है? 3 बातों पर निर्भर। पहला है चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर और उसके आसपास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर विद्युत धारिता निर्भर करती है। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ने से क्या होता है? धारिता बढ़ती है। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। और घटने पर घटेगी। संधारित्र कैपेसिटर क्या है? किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। मतलब किसी चालक में किसी भी प्रकार का यदि हम परिवर्तन नहीं करते हैं, यदि किसी चालक में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके बाद उसका क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। मतलब किसी चालक के आकार या आयतन में बिना बढ़ाए धारिता में वृद्धि करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्र। यानी कैपेसिटर एक ऐसा वस्तु है, यदि हम इसके आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं भी करें तो धारिता को क्या कर सकते हैं? संधारित्र कर सकते हैं। धारिता में क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। संधारित्र की धारिता और किसी चालक पर आवेश का परिमाण बटे परस्पर निकट रखे दोनों चालकों के बीच का विभवांतर। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक। संधारित्र की धारिता प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यदि धारिता का क्षेत्र के संधारित्र का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धारिता भी बढ़ेगा। धारिता भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि संधारित्र का क्षेत्रफल कम करेंगे तो धारिता भी क्या होगा? कम हो जाएगा, घटेगा। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी अधिक होगा तो संधारित्र का धारिता क्या होगा? कम होगा। और दूरी कम होगा तो संधारित्र की धारिता अधिक होगा। यानी C व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d का, 1/d का। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थिर माध्यम पर भी निर्भर करती है। मतलब संधारित्र की धारिता दोनों प्लेट के बीच कौन सा माध्यम है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी भी स्थिर वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है? 1 से अधिक होता है। संधारित्रों का समूह, संधारित्रों का समूह 2 प्रकार से क्या होता है? पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। दूसरा समांतर क्रम में। इस क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा, दूसरे संधारित्र का पहला सिरा, फिर तीसरे संधारित्र का दूसरा सिरा, फिर और चौथे संधारित्र का पहला सिरा। तो इस प्रकार से हम एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इस प्रकार तैयार श्रेणी को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहा जाता है। यानी C बराबर क्या होगा? यानी इस दौरान समतुल्य संधारित्र बराबर क्या होगा? C1 जोड़ C2 जोड़ C3। क्या होगा? C1 जोड़ C2 जोड़ 3। श्रेणी क्रम समूह में धारा समान तथा वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम समूह में क्या होता है? धारा एक समान प्रवाहित होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है? धारा क्या होता है? अलग अलग प्रवाहित होता है, वोल्टेज एक समान रहता है। वोल्टेज एक समान रहता है। श्रेणी क्रम समूह और समांतर समूह में क्या अंतर है? तो श्रेणी क्रम में एक समान धारा प्रवाहित होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? एक समान धर्मण प्रवाहित होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। और लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है? धारा क्या होता है? अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज एक समान होता है। यही कारण है कि जो घरेलू विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ता है? समांतर क्रम में जोड़ता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
समांतर क्रम संबंध में इसमें प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में समतुल्य परिमाण 1/c बराबर हो क्या होगा? 1/c1 जोड़ 1/c2 जोड़ 1/c3 होता है। समांतर क्रम समय धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है और वोल्टेज क्या होता है? एक समान होता है। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल उसे कहते हैं जिसका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं। प्राथमिक सेल ऐसे सेल को कहते हैं जिसका उपयोग हम एक ही बार कर सकते हैं, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे मोबाइल समय जो बैटरी होता है क्या होता है? द्वितीयक सेल का उदाहरण है। टॉर्च समय, रेडियो समय जो बैटरी होता है प्राथमिक सेल का उदाहरण है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा ये क्या होता है? बेकार हो जाता है। क्या होता है? और दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्राथमिक सेल में कौन सा ऊर्जा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। प्राथमिक सेल में कौन सा ऊर्जा होता है? रासायनिक। उसका रूपांतरण किस ऊर्जा होता है? तो विद्युत ऊर्जा में। तो पूछेगा बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। अब वोल्टेज सेल, लेक्लांकित सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल सभी प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है। वोल्टेज सेल, लेक्लांकित सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल सभी किस सेल का उदाहरण है? प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पहले रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशों का इस प्रकार का बार बार उपयोग लाया जा सकता है। और मतलब द्वितीयक सेल का हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल सब का बैटरी होता है, इसमें क्या होता है? पहले जो द्वितीयक सेल जो होता है पहले इसमें विद्युत ऊर्जा को, इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा चार्ज में हम जब लगाते हैं, जैसे हम चार्ज में तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा में आता है। फिर जैसे हम मोबाइल उपयोग करने लगते हैं तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब क्या है? तो द्वितीयक सेल का उदाहरण है कि इसलिए द्वितीयक मोबाइल समय कौन सा सेल होता है? द्वितीयक सेल। वोल्टेज सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में लिजांडो वोल्टा ने किया था। तो वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। कब किया था? 1799 में। और लेक्लांकित सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता है। मतलब लेक्लांकित सेल का हम उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ अपना मन मतलब जरूरत है तो विद्युत धारा का उपयोग करेंगे, नहीं तो है तो नहीं करेंगे। तो उस जगह पर लेक्लांकित सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, इस समय कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्लांकित सेल का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत घंटी और टेलीफोन में कौन सेल का प्रयोग किया जाता है? लेक्लांकित सेल का प्रयोग किया जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ मान सेल द्वारा एक कूलम आवेश की पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब एक कूलम आवेश को विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। तो पूछेगा विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? विभवांतर से हमेशा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न प्रतिरोध को सेल का क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। यानी सेल के आंतरिक मार्गों में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर क्या होता है? E-V/I। जहाँ E क्या है? विद्युत वाहक बल है, V क्या है? विभवांतर है, I क्या है? प्रवाहित धारा है, I क्या है? प्रवाहित धारा है। तो अभी हम तुरंत पढ़े कि विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? विभवांतर से हमेशा अधिक होता है। सेल की दक्षता किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? E-V/I। R बराबर क्या होता है? E-V/I। जहाँ R क्या है? प्रतिरोध। जहाँ R क्या है? प्रतिरोध। E क्या है? विद्युत वाहक बल है। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा है। तो R बराबर क्या होगा फॉर्मूला? E-V/I। सेल की दक्षता, किसी सेल की दक्षता सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य को ही कहते हैं। मतलब कोई सेल के द्वारा हम कोई सेल कितना लाभदायक कार्य करता है वही सेल का क्या कहलाता है? सेल की दक्षता कहलाता है। तो सेल के द्वारा किए गए लाभदायक कार्य को ही सेल की
दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। तो सेल की दक्षता बराबर सूत्र क्या होता है? सेल द्वारा किए गए लाभदायक कार्य और उसी सेल के द्वारा किए गए कुल कार्य, मतलब कुल कार्य में जो लाभदायक कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं? सेल की दक्षता कहते हैं। सेल की दक्षता बराबर सूत्र होता है V/E। V/E। यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा बंद परिपथ में ध्रुवों के बीच का विभवांतर V हो तो सेल की दक्षता बराबर सूत्र होता है V/E। सेल की दक्षता बराबर सूत्र क्या होता है? V/E। तो वोल्टेज सेल कब इसका किसने किया था? वोल्टा ने किया था। कब किया था? 1799 ईस्वी में। कब किया था? 1799 ईस्वी में। वोल्टेज सेल का धनोद किससे बनाता है? तांबा का बनाता है। वोल्टेज सेल का धनायन किसका बनाता है? तांबा का। और ऋणायन किसका बनाता है? जस्ता का बनाता है। और इसका EMF मान कितना होता है? 1.08। तो पूछेगा वोल्टेज सेल का EMF मान कितना होता है? 1.08 होता है। और प्रतिरोध 2 से 4 के बीच होता है। प्रतिरोध किसके बीच होता है? 2 से 4 के बीच होता है। तो वोल्टेज सेल का धनायन तांबा का बना होता है, ऋणायन जस्ता का बना होता है। और इसका विद्युत अपव्यय किसमें क्या होता है? गंध सल्फ्यूरिक अम्ल में। किसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है? और विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 1.08। 1.08। और आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 2 से 4 के बीच। लेक्लांसे सेल इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अब जहाँ विद्युत धारा रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन में कौन सा सेल का प्रयोग करता है? लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें धनोद कार्बन का बनाता है। लेक्लांसे सेल में धनोद किसका बनाता है? कार्बन का बनाता है। और एनोड किसका बनाता है? जस्ता का बनाता है। एनोड किसका? कैथोड किसका बनाता है? जस्ता का बनाता है। एनोड को धनायन कहते हैं, कैथोड को ऋणायन कहते हैं। तो एनायन को ऋणायन कहते हैं और कैटायन को धनायन कहते हैं। तो लेक्लांसे सेल में एनोड किसका बनाता है? कार्बन का। कैथोड किसका बनाता है? जस्ता का। इसका विद्युत अपघट्य किसमें कहता है? नौसाधारण में अमोनियम क्लोराइड में। किसमें कहता है? अमोनियम क्लोराइड में कहता है। और इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.46। तो लेक्लांसे सेल का EMF मान कितना होता है? 1.46। लेक्लांसे सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.46। इसका भी प्रतिरोध 2 से 4 के बीच होता है। शुष्क सेल में भी एनोड किसका बनाता है? कार्बन का। शुष्क सेल में भी एनोड किसका बनाता है? कार्बन का बनाता है। और कैथोड किसका बनाता है? जस्ता का बनाता है। इसका भी विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.46 होता है। इसका भी विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 1.46 होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? 2 से 5 के बीच है। 2 से 5 के बीच होता है। डेनियल सेल इसका एनोड किसका बनाता है? तांबा का बनाता है। और ऋणायन किसका बनाता है? जस्ता का। मतलब जितना भी सेल है लगभग सबका जो है ना कैथोड जस्ता का ही बना होता है। जस्ता का ही बना होता है। सिर्फ लेक्लांसे और शुष्क सेल का जो है एनोड कार्बन का बना होता है। वोल्टेज सेल और डेनियल सेल का एनोड तांबा का बना होता है। वोल्टेज सेल और एनोड का वोल्टेज सेल और डेनियल सेल का जो एनोड किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। इसका भी विद्युत अपघट्य कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? EMF 1.08। इसका भी आंतरिक प्रतिरोध 2 से 3 के बीच होता है। अब है शीशा संचायक सेल। इसका सूत्र क्या होता है? शीशा संचायक सेल इसका सूत्र क्या होता है? PbO2। शीशा संचायक सेल का सूत्र क्या होता है? PbO2। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और इसका EMF मान कितना होता है? 2.2 होता है। 2.2 होता है। इसका EMF मान कितना होता है? 2.2 होता है। और आंतरिक प्रतिरोध 0.02 होता है। मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, बहुत ही कम होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता अधिक होती है। सिल्वर ऑक्साइड की सेल की दक्षता क्या होती है? अधिक होती है। इसीलिए इसका प्रयोग छोटे छोटे कैलकुलेटर में किया जाता है। पूछे किस प्रकार की सेलों की दक्षता सबसे अधिक होती है? तो सिल्वर ऑक्साइड की सेलों की दक्षता सबसे अधिक होती है। तो आज हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो गया। और कल चलेगा विद्युत धारा के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।